आपके साथ मैं अनामिका जय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हरियाणा में प्रदर्शन जारी, एक के बाद एक हड़ताल पर जाने की कर रहे हैं यहां लोग तैयारी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है जन आंदोलन, इसलिए लोकतंत्र में आंदोलन करना कोई नई बात नहीं। जब भी किसी को लगता है कि उनकी आवाज सरकार नहीं सुन रही है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। हरियाणा में भी बड़े बड़े आंदोलन होते रहते हैं। एक साल से भी ज्यादा लंबा चला किसान आंदोलन जब खत्म हुआ तो हरियाणा सरकार ने भी राहत की सांस ली, लेकिन हरियाणा में कई छोटे आंदोलन अब भी चल रहे हैं। सरकार तमाम वादों और दबावों से इन प्रदर्शनों को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन सड़कों पर प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहे। सरकार के लिए यह आंदोलन कितनी बड़ी चुनौती है और सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटने जा रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिनों से आंगनबाड़ी वर्कर्स सड़कों पर। 134A पर EWS अभिभावक भी कर रहे हैं आंदोलन। बिजली कर्मचारियों ने भी पूरे हरियाणा में किया प्रदर्शन। हड़ताल पर जाने की कर रहे हैं तैयारी। किसानों ने भी दी आंदोलन शुरू करने की धमकी। सड़कों पर संग्राम, सरकार परेशान, लेकिन क्या है समाधान? हरियाणा में इस समय आंदोलनों का दौर चल रहा है। कभी डॉक्टर तो कभी नर्स तो कभी टीचर्स सड़कों पर उतर आते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स तो सड़कों पर 50 दिनों से हैं। हर रोज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नेता और अधिकारी का घेराव कर रहे हैं। बिजली कर्मचारी भी सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हरियाणा का बिजली गुल करने की धमकी दे रहे हैं। इसके साथ ही 134A को लेकर भी आंदोलन चल रहा है। अब तो निजी स्कूलों के बसों को रोककर अभिभावक आंदोलन करने लगे हैं। इस बीच किसान नेताओं की सुगबुगाहट भी फिर तेज हो गई है। खाद की कमी और दूसरी मांगों को लेकर वो भी सड़कों पर उतरने का संकेत दे रहे हैं। हर दिन लगभग हर जिले में ये प्रदर्शनकारी किसी न किसी मंत्री या अधिकारी का घेराव कर ही देते हैं। इन प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सरकार लाठीचार्ज भी करती है तो मुकदमे भी किए गए हैं। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन ये आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और हम तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारी सरकार बात नहीं मानेगा। हम अपनी बहनों को आश्वासन दिलाते हैं, हम आगे खड़े रहेंगे, टॉर्च की तरह हम काम करेंगे। बहन हमारे साथ रहेगी, हम बहनों को अपना हक दिला के रहेंगे। 134 कम से कम 1.5 महीना हो चुका है और हम लोग प्रशासन में भी गुहार लगा चुके हैं, स्कूल वालों से भी मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो आज अभिभावकों ने और छात्र अभिभावक संघ ने गुस्से में आके कुछ स्कूलों की गाड़ियों का पंचर किया है और हम प्रशासन को भी एक चेतावनी दे रहे हैं कि प्रशासन जब एडमिशन नहीं कराता है, सरकार नाकाम हो चुकी है, तो हम अब शहर में किसी भी स्कूल की बसें नहीं चलने देंगे। ये छात्र अभिभावक संघ की तरफ से मेरी वार्निंग है सभी स्कूल वालों को भी। और ये 31 तारीख का हमारे जिला सत्र के ऊपर प्रदर्शन होगा, जिसमें भारी संख्या में किसान मजदूर इकट्ठे होंगे और मोदी जी का पुतला फूका जाएगा कि वादा खिलाफी और विरोध द्वेष जो है वो मनाया जाएगा और उसमें पूरी ताकत लगाई जाएगी। इस तरह तो किसान को मार देंगे। मुकदमे अगर वापस नहीं हुए तो फिर कहाँ की इनकी बात है? इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े स्तर पर बात हुई इनके साथ, इतनी बड़ी पंचायत हुई इनके साथ और उसके वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। हालांकि कुछ आंदोलनों को सरकार खत्म करवाने में कामयाब रही है। पिछले महीने डॉक्टर्स भी हड़ताल कर सड़कों पर उतर आए थे। सरकार को फिर हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ एस्मा लागू करना पड़ा। हालांकि सरकार फिर डॉक्टरों के आगे झुकी और उनकी मांगों को माना। इसके बाद डॉक्टरों का आंदोलन खत्म हो गया। यही हाल गेस्ट टीचर्स के साथ भी हुआ। पहले तो सरकार जिद पर अड़ी रही। जब गेस्ट टीचर्स लामबंद हुए तो सरकार बैकफुट पर आई और उनकी ज्यादातर मांगे मान ली गई, लेकिन इससे भी सरकार की मुसीबतें कम नहीं हुई। कई आंदोलन अभी भी हरियाणा में चल रहे हैं। कई संगठन आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि सरकार इन आंदोलनों से कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
समाधान क्या है? सरकार आंदोलनों की इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी? कितना वक्त लगेगा? जो और संगठन आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या ये एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है सरकार के लिए? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करने के लिए पैनल से आपको मिलवाना होगा। हमारे साथ नरेश सैनी हैं, आप सदस्य हैं निजी स्कूल संघ के। नरेश जी, बहुत स्वागत है। सत्यनारायण नेहरा किसान नेता हमारे साथ। नेहरा जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। रंजिता मेहता है, प्रवक्ता बीजेपी। रंजिता जी, एक बार फिर स्वागत है रडा न्यूज पर। संजीव भारद्वाज है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। संजीव जी नमस्कार, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। एक एक करके आ जाऊंगी। रंजिता जी, शुरुआत आपसे। लगातार हम देख रहे हैं हरियाणा में प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कहीं धरने, कहीं प्रदर्शन, कहीं नारेबाजी हो रही है, कहीं पुतला फूंक प्रदर्शन हो रहा है और कहीं पर आंदोलन या फिर आंदोलन की चेतावनी। क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है प्रदेश में? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज जो होती है वो आंदोलन के तहत कोई भी इंसान उठाता है और ये उनका हक है, वो उठा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर लोकतंत्र के पटल पर आप आजादी का दुरुपयोग करेंगे तो वो सरकार नहीं होने देगी। जहाँ तक आप धरने प्रदर्शनों की बात करते हैं, लोग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी आवाज उठाते हैं और जो जायज मांगे होती है उनको निश्चित तौर पे सरकार पूरे करने की कोशिश करती है। अभी हाल ही में आपने बताया कि डॉक्टर्स की जो मांग थी, जो उनकी डिमांड थी, वो सारी सरकार ने मानी और उसके बाद वो धरना प्रदर्शन उन्होंने खत्म किया। तो उसके बाद जो गेस्ट टीचर्स की बात मैं कहती हूँ कि गेस्ट टीचर्स एक ऐसी चीज थी जो पूर्ववर्ती सरकारों ने एक मरा हुआ सांप हमारे घर में डाला था। उसके बावजूद हमने 16,000 घरों का चूल्हा नहीं बुझने दिया। 1983 पीटीआई टीचर्स जिसकी भर्ती गलत तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों ने की थी, हमने उनकी भर्तियां भी रद्द नहीं की। 823 ड्राइंग टीचर्स थे, उनकी भी हाई कोर्ट के अंदर चुनौती हुई, उसके बावजूद उनको हमने नहीं हटाया। जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों ने घपलेबाजियां करके ये भर्तियां की थी, फिर भी हमारी सरकार उनको ना हटाकर उनकी सभी जायज मांगों को पूरा कर रही है। तो आज उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से सरकार आपके साथ टॉलरेंस और जिस तरीके से आपके साथ विश्वास कर चल रही है, आपको भी सरकार के ऊपर विश्वास करना होगा और आपकी जितनी भी जायज मांगे हैं, आप ट्रांसफर पॉलिसी के तहत उसको ऑनलाइन में एंट्रेंस चाहते थे, वो भी हमारी तरफ से की गई। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर एडीओ की जो 500 भर्तियां हैं, 2012 के बाद पहली बार इतनी बड़ी भर्तियां जो है हमारी सरकार के द्वारा की गई हैं। तो हर चीज के अंदर अगर आप मनमानी करेंगे, जिद करेंगे, वो भी कोरोना महामारी के अंदर जिस समय पूरे देश के ऊपर संकट है, उस समय में अगर आप इस तरीके का काम करते हैं तो वो कहीं भी जायज नहीं ठहराया जाता। सबसे इम्पोर्टेंट है जो डॉक्टर्स की 980 की भर्तियां ऑलरेडी हमने निकाली हुई है और जो ड्यूटी पर नहीं आते तो उसके बाद उनके ऊपर एस्मा लगाना पड़ता है सरकार को मजबूर होकर। पर अगर आप एसएनओ की सीधी भर्ती की बात करते हैं, उसके ऊपर भी हमने उनकी जायज जो मांग थी उसको हमने स्वीकार किया। तो जो जायज मांगे हैं, हमेशा सरकार की मंशा यही रहती है कि उनकी जायज मांगों को माना जाए। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगों में क्या ऐसा नाजायज लगा कि वो आज 52वां दिन था और उनका अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? अब वो कह रही है कि 5 तारीख तक करेंगे, फिर भी नहीं मानी सरकार, तो हम आगे आंदोलन करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर वाला आपने सवाल बहुत अच्छा किया। मैं मानती हूँ कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए जितना हमारी सरकार ने किया है, इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए मनोहर लाल खट्टर जी का। जिस तरीके से इनको इंश्योर किया जा रहा है, 2 लाख की इनकी इंश्योरेंस की जा रही है, जिस तरीके से इनका पे स्केल बढ़ाया गया है, हेल्पर के लिए 50,000 रुपए तय किए गए हैं और आगे चलकर 400 स्कूल जो है एक फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं तक, वो भी हम इनको सौंपने जा रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि सरकार इनको रेगुलराइज करने की तरफ कदम उठा रही है। और यही सवाल है, यही सवाल है रंजिता जी कि जो चीजें अभी यहाँ डिबेट पे बताई जा रही हैं, क्या सरकार या आप सब मिलकर आंगनवाड़ी वर्कर्स को भरोसे में लेने से चूक गए हैं क्या कहीं पर? क्या ये चीजें उन तक पहुंची नहीं है क्या कि वो इतनी नाराज है कि 52 दिन हो गए उनको प्रदर्शन करते हुए और अभी भी प्रदर्शन जारी है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका जो थोड़ा सा पैसा जो पुराना ये एरियल मांग रहे हैं, वो इनका पेंडिंग था, जिसको लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन अब तक कंटिन्यू किया है। सरकार ने इनकी तमाम मांगे मानी है। इनकी जो इनको ऑनलाइन पॉलिसी के तहत ही अपने आप को एंटर करवाना चाहते थे, ये अपनी मानदेय बढ़वाना चाहते थे। उसके अलावा इनको स्कूल की इनकी मांग थी कि इनकी ड्यूटियां भी स्कूल के अंदर लगाई जाए। तो 400 स्कूल हम इनको सौंपने जा रहे हैं और आगे जाकर अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहा तो निश्चित तौर पे इसकी 24,000 मानदेय मांग रहे हैं, हेल्पर्स के लिए 16,000 मांग रहे हैं। महंगाई भत्ते का बकाया एरियर के साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा उन्हें दिया जाए। आप लोगों ने ये मान लिया?
देखिए मैंने आपको यही कहा है कि हर चीज जहाँ पर इनको 1500 रुपए मिलता था, जहाँ पर इनको कोई भी पैसा नहीं मिलता था, उसके बाद इनकी संख्या भी 1500 थी। सरकार हर कदम उठाकर इनको बढ़ा रही है और बढ़ोतरी की तरफ ले जा रही है। कल को स्कूल जो है, अगर जो स्टार्ट स्कूल इनको सौंपे जा रहे हैं, अगर वो मॉडल सक्सेसफुल होता है तो निश्चित तौर से चलिए मैं आ जाऊंगी, दोबारा आ जाऊंगी, सरकारी कर्मचारी की तरह की जाएगी। पर जिस तरीके से विपक्ष इनको गुमराह कर बार-बार नहीं, अभी तो विपक्ष के पास हम गए ही नहीं है। आंगनवाड़ी को अभी तक विपक्ष का सपोर्ट भी नहीं मिला है, अभी वहाँ कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं दिखा है। दिखेगा तो हम जरूर उस पर भी बात करेंगे। हालांकि संजीव भारद्वाज हैं हमारे साथ। संजीव जी थोड़ा और इंतजार कीजिए। नाराजगी केवल आंगनवाड़ी वर्कर्स की नहीं है, रिपोर्ट में हमने कमोबेश बहुत कुछ समेटने की कोशिश की थी। हमारे साथ नरेश सैनी हैं, ये निजी स्कूल संघ से यहाँ पर आए हैं बतौर सदस्य, मेंबर हैं ये। नरेश सैनी जी, निजी स्कूल संघ की क्या परेशानियां हैं और सरकार से क्या नाराजगी है? वो सरकार से जो बंद किया हुआ है स्कूलों को, सभी को दिन पे दिन एक सप्ताह का टाइम बढ़ा रहे हैं बंद करने का। उसको स्कूल को ओपन कर दिए जाएं सभी स्कूल, जो कोविड या इसका ओमिक्रॉन के लिए, जो हम कह रहे हैं कि भाई ओमिक्रॉन, या सरकार कह रही है ओमिक्रॉन की वजह से हमने बंद किया हुआ है इसको, तो किसी भी होटल में, किसी भी शादी में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी मॉल के अंदर, कहीं भी ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जहां पर लक्षण दिखाई दे रहे हों। और जो बच्चे नहीं जा रहे हैं वहां पर, वो बच्चे जाते हैं, सब जगह जा रहे हैं। इस वजह से सरकार को, जो स्कूल में बच्चा सुरक्षित रहता है, 8 घंटे 6 घंटे बच्चा वहां पर सुरक्षित रहता है, और बच्चे के जो शिक्षा है वो दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। जो पहली से 8वीं के बच्चे हैं वो हिंदी लिखना और हिंदी बोलना, इंग्लिश बोलना सब कुछ भूल गए हैं। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी स्कूल खोलना चाहिए। और ये जो कदम उठाया सरकार ने कि 1 तारीख को खोलेंगे, बहुत सराहनीय कदम है। ठीक है, हमारे साथ किसान नेता भी बैठे हुए हैं, सत्यनारायण नेहरा जी। नेहरा जी, खाद को लेकर, खासकर यूरिया की किल्लत को लेकर आप लोगों ने तो सरकार को एक और चुनौती दे दी है, चेता दिया आप लोगों ने कि खाद दे दीजिए नहीं तो आंदोलन करेंगे। क्या मसला है? देखिए जी, किसान जो है, आज पूरे देश का किसान बिल्कुल बर्बादी की कगार के ऊपर सरकार के द्वार पे बिल्कुल खड़ा है। क्योंकि सरकार ने, जब हमारी फसल बुआई का समय आया, उस समय सरकार ने हमें डीएपी मुहैया नहीं कराया। आज जब हमारी फसल यूरिया के लिए मांग कर रही है कि यूरिया आए तो फसल आगे बढ़े, लेकिन यूरिया कहीं भी नहीं मिल रहा देश के अंदर, और कहीं अगर इक्का दुक्का मिल रहा है तो वो भी काला बाजारी से। आप मेरे खेत में जाके मिट्टी चेक करा लें, मैंने एक दाना यूरिया नहीं डाला है। मेहमान है, फिर मैं आप ही के पास आऊंगी, बोलिए आप। और आने वाले समय के अंदर मैं आपको बताता हूं, जल्द ही अगर यूरिया का समाधान नहीं हुआ तो किसान एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर होंगे, और इसकी जिम्मेवार सिर्फ सरकार होगी, क्योंकि सरकार के पास ही हमारा समाधान है। और यही नहीं, किसान ही आंदोलन करेगा। आज देखिए देश के अंदर हर कोई आंदोलन की कगार पे है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो। ऐसा क्या है कि सभी आंदोलन करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर आ जाऊंगी आपके पास। हमारे साथ, हम थोड़ी देर पहले आंगनबाड़ी वर्कर को लेकर बात कर रहे थे, एक नई मेहमान जुड़ी है हमारे साथ, शकुंतला जुड़ी है हमारे साथ, महासचिव है आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन से। शकुंतला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आंगनबाड़ी पर हालांकि हमने काफी देर तक चर्चा की। हमारे साथ रंजिता मेहता हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। ये कह रही हैं यहाँ पर आपके जुड़ने से पहले कि जितना सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए और हेल्परों के लिए किया है, इनको धन्यवाद देना चाहिए नाराज होने की जगह पर। कुछ कहेंगी आप लोगों की नाराजगी कहाँ है और क्यों आप सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही हैं? मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, जो मैडम ने कहा कि हमें जो है धन्यवाद करना चाहिए सरकार का, कि सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया। मैं ये कहना चाहूंगी कि 2018 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर घोषणा की थी कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को जो है स्किल्ड अनस्किल्ड का दर्जा दिया जाएगा, महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, हम नई किसी मांग के लिए आंदोलन हरियाणा के अंदर नहीं कर रहे हैं, केवल उसी घोषणा को लागू करवाने के लिए आज हरियाणा के अंदर आंदोलन है। दूसरा, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि सितंबर 2018 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात के अंदर ये घोषणा की गई थी कि मैं आंगनबाड़ी वर्कर को, जो केंद्र सरकार 3000 रुपए मानदेय देती है, अब से 4500 रुपए यानी 1500 रुपए वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, 750 रुपए
हेल्पर के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, जो आज तक लागू नहीं किया गया। हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर जो है कोई नई मांग नहीं, जो सरकार द्वारा घोषित मांगे हैं उन्हीं को मांग रही है, इसके अलग कुछ नहीं मांग रही है। हम ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात ये सरकार के धन्यवाद की बात है। हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की है उसको लागू कर दे, सरकार बिल्कुल करेंगे। दिल से धन्यवाद सरकार का, हम इस चीज से मना नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, इतनी कड़कती ठंड के अंदर, बारिशों के अंदर महिलाओं को कोई शौक नहीं है और महामारी के दौरान सड़कों पे उतरने का। हमने 3 साल वेट किया है उस घोषणा का कि सरकार ने जो घोषणा की उसको लागू किया जाए। इस चीज के लिए आज पूरे हरियाणा के अंदर हड़ताल चली हुई है। ये मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल। चले, मैं एक बार फिर आ जाऊंगी। कोई नई मांग नहीं है, जो घोषित मांगे थी उन्हीं पर बातें रख रही है। रंजीता जी प्लीज आप नोट कर लीजिए। बस एक क्विक रिएक्शन मैं संजीव भारद्वाज से ले लूं, आप कांग्रेस को भी सुन लीजिए, फिर आप विस्तार से, आपको पूरा समय मिलेगा, आप जवाब दीजिएगा। संजीव जी आपकी प्रतिक्रिया। अनामिका जी, मैं बहुत देर से 2, 4, 5 मिनट से ये सभी की बातें सुन रहा था जी। अब जब कोई वर्ग सत्तारूढ़ दल से परेशान होकर सड़कों पे अपनी डिमांड्स को लेके एजिटेशन पे, ये बात सभी हम लोग मानते हैं कि प्रजातंत्र में एजिटेशन करने का सभी को राइट है। तो सत्तारूढ़ दल के पास जाने अनजाने में एक हथियार है कि या तो विपक्ष ने इनको भड़का दिया या विपक्ष ने इनके साथ ये कर दिया वो कर दिया। अब आंगनवाड़ियों की ही डिमांड लें हम, मैं को सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे जी। 2018 में यदि कोई घोषणा एक प्रजातंत्र के मंदिर के अंदर की गई है, विधानसभा के अंदर की गई है, और वो डिमांड लागू करने के लिए या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई घोषणा की है, वो चीजें पूरी करवाने के लिए अगर कोई 4 साल बाद एजिटेशन कर रहा है तो उसके बारे में कहा जाता है ये तो विपक्ष ने भड़का दिए, ये तो ये कर दिए। तो ये इस तरह की बातें सत्तारूढ़ दल को शोभा नहीं देते कि टीवी पे बैठ के ऐसी बातें करें। इनको बुलाएं, अगर घोषणाएं करी हैं तो इनकी बात सुन के इनको क्यों मरने के लिए सड़कों पे छोड़ा जा रहा है, इनकी बात सुन के जो जायज बात है इनकी मान लें। इसमें सत्तारूढ़ दल का विपक्ष का क्या करना है, मेरे तो ये सब बात समझ में नहीं आ रही। एक बात। दूसरी बात, जो ये प्राइवेट स्कूल्स का या EWA एसोसिएशन का जो मामला चल रहा है, ये 1.5-2 महीने से इस पे आपके टीवी पे भी डिबेट हो चुकी, वैसे भी हो चुकी। इनका मामला क्या है? यदि कोई बकाया प्राइवेट स्कूल्स का है वो दे दे सरकार, और नहीं है तो ये बच्चे या ये एसोसिएशन इस तरह से विकराल रूप ये एजिटेशन ले रहा है, ये क्यों करे? तीसरी बात, जो किसानों की बात आ रही है, आप देखें कहीं ना कहीं व्यवस्था को लागू करने में या तो प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे कि टाइम पे यूरिया मंगवाएं, टाइम पे DAP मंगवाएं, सारी चीजें टाइम पे मंगवा के किसानों को दे। ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि जो पुलिस स्टेशन के अंदर कर्मचारी है जिनका क्राइम रोकने का काम है, आज वो खाद का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आज वो अलग अलग चीजों का किसानों को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई विपक्ष की इतनी बड़ी भूमिका नहीं है। अपने आप को चेक करें। जो वादा, मान लो किसानों से आज किसान शोर मचा रहे हैं कि हमारे मुकदमे वापस नहीं लिए, ये इतना बड़ा देश है, प्रधानमंत्री जी के मुख से ये घोषणाएं हुई थी कि भाई हम ये मुकदमे वापस ले लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी उन घोषणाओं का अनुसरण किया था। तो ये बातें बार बार ये कहना कि विपक्ष इसके अंदर कुछ कर रहा है, मेरे को अनामिका जी ये लॉजिक में, अभी तो डिबेट काफी लंबी है, मैं आपसे यही कहूंगा कि मुझे ये हास्यास्पद बातें लगती हैं। सरकार को, सत्तारूढ़ दल को कोई ना कोई इस तरह का नियम बना के और किन्हीं भी प्रशासनिक अधिकारियों की या नेताओं की ड्यूटीज लगा के
इनकी बातें अगर माननी है तो माने, नहीं तो इनको समझाया जाए। इस बारे में प्रयास सरकार को करने चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल सही सुझाव है कि मांगे माननी है तो उस दिशा में कदम बढ़ाई जाए, और नहीं तो फिर उनको समझाया जाए, उनको कैसे भी वापस भेजा जाए सड़कों से जहां पर आंदोलन चल रहे हैं। रंजीता जी, सबका जवाब दे दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनका 1500 रुपया मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। बिल्कुल मैं जो घोषणा को जायज मानती हूँ, निश्चित तौर पे ये घोषणा की गई थी। मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये इस बात को भूल चुके हैं कि बीच में जो कोरोना महामारी का समय रहा, जिस समय न केवल फ्री इंजेक्शन, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री खाना, 84 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर आज भी फ्री खाना सरकार खिला रही है। जब इस तरीके की महामारी का दौर आया, उसकी वजह से आपका जो मानदेय जो आपको मिलना चाहिए था उस समय सरकार नहीं दे पाई। उसके बदले में सरकार ने जो आपको एक्स्ट्रा चीजें दी, उसके धन्यवाद ना करते हुए आप उसी मांग पे अड़े हैं कि हमें पुराना एरियर भी दिया जाए। आपकी क्या 2 लाख की इंश्योरेंस पहले थी जो अब सरकार ने की है? क्या आप 5 लाख रुपए का बीमा पर में आप लागू होते थे जो आपको सरकार द्वारा दे दिया गया है? आपके हेल्पर के लिए 50,000 रुपए का जो मुआवजा था वो पहले था जो अब कर दिया गया है। क्या सरकार ने पहले आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं तक की 400 रुपए की और आपको रेगुलराइज करने के लिए एक कदम बढ़ाया था जो अब सरकार की तरफ बढ़ाया गया है? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो सरकार आपके लिए कर रही है उस बात नहीं, रंजीता जी को दोबारा जोड़िए। मैम, आपकी आवाज आनी बंद हो गई, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। मैं दोबारा आप ही के पास लौटूंगी, तब तक मैं किसी और गेस्ट को सुन रही हूँ। हम कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, वीडियो मिल रही है लेकिन ऑडियो नहीं आ रही है। संजीव जी, आपने जितना भी सुना रंजीता मेहता जी को कि हमने बिल्कुल ये घोषणा की थी लेकिन महामारी की वजह से हम वो नहीं दे पाए, लेकिन हमने काफी कुछ फ्री में भी आपको दिया है। तो ये जवाब आपको थोड़ा समझ में आया? मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं, अनामिका जी, जितनी बातें मैंने अपने साथी प्रवक्ता की सुनी है, मैं आपको बताऊं कि ये कोई एहसान की बात नहीं है। जिस तरह से इंडेक्स महंगाई का बढ़ रहा है या जिस तरह से लोगों की जरूरतें जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर कोई चीज किसी भी कर्मचारी को दी जाती है या उनका कोई भी काम करा जाता है, वो सरकार हमेशा लोगों के लिए होती है, ना कि कोई एहसान जताने वाली बात है। मैंने आपको अपने पहले डिबेट के पहले टाइम में ये बताया है आपको, यदि कोई ऐसी बात है, 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर अगर कोई जायज बात नहीं मानी गई तो उनसे बात करके, उनको समय निश्चित करके, उनको सड़कों पे बैठने से तो रोका जा सकता है। सरकार का इतना लंबा दायरा होता है, इतने लंबा सिस्टम सरकार का होता है। मौजूदा सरकार ये बातें बताए उनको कि भाई आपकी ये चीज मान ली और ये चीज हम समयबद्ध हिसाब से 4 साल हो गए मानते हैं। रंजीता जी का फेडर उठाए, जरा फेडर उठाइए। रंजीता जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? बिल्कुल मिल रही है मैम, आप आगे बढ़िएगा। मैम, एक सेकेंड, बस एक लाइन मुझे बोल लेने दीजिए। शायद मैं आपको नहीं समझ पा रही हूँ, आप मुझे बेहतर समझा देंगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार है, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, जो कोरोना से लड़ने में बहुत ही सक्षम और बहुत मजबूत भूमिका आप लोग निभा रहे हैं। आप जो कर सकते थे, आपसे जो बन पड़ता था आपने किया, और इस महामारी से जो नुकसान हुआ है वो उसका सारा वजन सरकार पर डालना भी सही नहीं है। हम मानते हैं कि आप लोगों ने, आपसे जो बन पड़ता था आपने वो किया, और काबिले तारीफ है, आप आज भी कर रहे हो और आपको कल भी करना होगा, जिसके लिए आप तैयार भी हैं। लेकिन आपकी एक पंक्ति मुझे समझ में नहीं आई कि हमने बिल्कुल ये घोषणा की थी, हम नहीं दे पाए क्योंकि महामारी आ गई बीच में, और हमने बहुत कुछ फ्री में भी दिया। तो फिर मैडम वो फ्री कैसे हुआ? और क्या सरकार ने कहीं पर भी इस पॉइंट को स्वीकार किया है कि हमने अपनी अपनी इन घोषणाओं को, अमुक घोषणाओं को रोक कर ये फ्री सुविधाएं महामारी में दी हैं? थोड़ा ये अगर आप मैम क्लियर कर दें। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो मेरी आंगनबाड़ी वाली बहन बैठी है, जो मैंने चीजें बताई, 2 लाख की इंश्योरेंस की बात बताई,
मैंने 5 लाख रुपए मेडिक्लेम की बात बताई, 50,000 रुपए हेल्पर और दूसरे उनके लिए जो अमाउंट मैंने आपको बताया, क्या ये सब चीजें पहले थी? जो चीजें अब सरकार द्वारा की गई हैं, क्या पहले जो स्कूल 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल है, 400 स्कूल हम इन आंगनवाड़ी बहनों को सौंपने जा रहे हैं एक मॉडल के तौर पर, और अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है तो आप सोचिए कि सारे स्कूल इनको सौंप दिए जाएंगे, तो इनका जो कदम है वो रेगुलराइजेशन की तरफ बढ़ जाएगा। वो आम सरकारी एम्प्लॉय को जितना मानदेय मिलता है उस मानदेय पे ये पहुंच जाएंगे, पर इनको सरकार के साथ सब्र करना पड़ेगा और कमोडेट करना पड़ेगा, ना कि इस तरीके से धरना प्रदर्शन करके आप सड़कों पर बैठे रहेंगे, चाहे वो 1 दिन है चाहे वो 50 दिन है। सरकार आपके साथ है, आपके लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। आपको भी सरकार के साथ पेशेंस रखनी पड़ेगी। जो आप एरियर की मांग कर रहे हैं, कल को अर्थव्यवस्था ठीक होती है तो आपकी वो एरियर भी दे दिए जाएंगे, पर आपको सरकार के साथ बियर करना पड़ेगा। और जहां तक अभी किसान भाई बैठे हैं, अभी बोल रहे थे यूरिया खाद की कमी की वजह से वो आज धरने सड़कों पर बैठे हैं। मैं भी किसान की बेटी हूँ। 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर का समय होता है जिस समय खाद और यूरिया की जरूरत पड़ती है। आज का जो समय है, इस समय तो सिर्फ स्प्रे का है, एनपी का स्प्रे चाहिए होता है इस समय करने के लिए। तो आप सिर्फ इसलिए कि आज किसान आंदोलन खत्म हो गया है और सरकार पर नाजायज दबाव डालना है, आज किसी भी प्रकार की यूरिया की कमी नहीं है, किसी प्रकार की खाद की कमी नहीं है। और किल्लत तब थी जब वो भरपूर डिमांड थी उस समय और लोग स्टॉकिंग कर रहे थे, लोग चोर बाजारी करने की कोशिश कर रहे थे, पर आज तो वो कमी कब से पूरी कर दी गई है। और आज तो खाद तब चाहिए होती है जब गेहूं की बिजाई होती है, आज तो उसकी जरूरत ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि उसकी किल्लत की वजह से हम धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सरकार पर नाजायज दबाव डालकर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन खत्म हो गया। सरकार काम कर रही है और हमें इस काम को कैसे रोका जाए, विपक्ष की कहने पर गुमराह होकर आप बोलिएगा नेहरा जी, रुक जाए 2 मिनट रुक जाए, ठीक है मैम एक और पॉइंट रह गया शायद नरेश सैनी जी का। तीसरा में जो भर्ती की आप बात करें तो उसके बारे में आपको बोलना चाहूंगी। जो 134A के तहत अभिभावक का सड़कों के ऊपर है, इनसे पूछिए कि जो इनके स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, 1208 स्कूल हैं जिनकी मान्यता रद्द की जा रही थी, जो सभी अनियमितताओं पर थे और जिनके अंदर सभी तमाम ऑब्जेक्शन पाई गई, फिर भी हमने उनका टाइम 31 मार्च तक एक्सटेंड किया ताकि किसी भी बच्चे का भविष्य जो है वो सड़कों पर ना आए, उनकी जो क्लास में वो पढ़ रहे हैं वो क्लास पूरी हो जाए। उसके बाद सरकार उनके ऊपर एक्शन लेगी। सरकार फिर भी अकोमोडेट कर रही है। अगर आप अपने बिल समय पर नहीं भेजते क्लेम करने के लिए और उनमें अनियमितताएं छोड़ते हैं, उसके बाद आप सरकार के ऊपर इल्जाम करते हैं कि आपकी पेमेंटें बकाया है, तो इसमें सरकार का कहीं भी कोई कसूर नहीं है। शकुंतला जी को सुन लीजिए, ठीक है शकुंतला जी बोलिए। मैम मैं ये रखना चाहूंगी, हमारी मैडम ने कहा कि अभी जो आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है, एक नेटवर्क का रास्ता खुलेगा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए। मैं ये कहना चाहूंगी मैडम कि पहली बात तो ये 2 लाख रुपए की सुनवाई जा रही है, ये 50,000 रुपए हेल्पर को रिटायरमेंट लाभ दिया जाएगा। हरियाणा अभी इसको शुरू करेगा। इससे पहले बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 3 लाख रुपया भी वर्कर को रिटायरमेंट लाभ दिया जा रहा है। दूसरी बात ये है, और ये कहना चाह रहे हैं हरियाणा के अंदर फ्लैक्सी फंड जो पहले से मिलता था वर्कर को, वो बंद भी किया गया है सरकार द्वारा। दूसरी बात यह आयुष्मान के अंदर अभी कवर करने की बात हुई है, जब कवर होंगे तब बात होगी कि 5 लाख का इलाज वर्कर को दिया जाएगा। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगी, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आज 200 रुपये आंगनवाड़ी सेंटर का किराया दिया जाता है। 200 रुपये में कहाँ पर बिल्डिंग किराए पे मिलेगी, मैं सवाल करना चाहती हूँ हमारी मैडम। तीसरी बात ये है, अब रेगुलर की तो दूसरी बात, हम जो सरकार ने पहले घोषणा कर रखी है उन घोषणाओं को लागू करवाने के लिए सड़कों पे बैठे हैं, ना कि नया कुछ डिमांड कर रहे हैं सरकार से। जो सरकार घोषित कर चुकी है 3 साल 3.5 साल हमने उसका वेट किया है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार अभी कुछ नया दे, जो पहले से घोषित मांगे हैं उनको हम मांग रहे हैं। सरकार ने रिटायरमेंट लाभ दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी मैडम, क्या स्वेच्छा से सरकार ने घोषणा की रिटायरमेंट की? उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, अन्य राज्यों के लेटर देने पड़े सरकार को कि उन्होंने राज्यों में इतना लाभ दिया जाता है तो हमारे यहाँ इसको लागू किया जाए। आप ये नहीं कह सकते कि हमने खाली स्रोत के दिया, बिना संघर्ष कभी नहीं किया। और दूसरी बात ये, आज भी हम कह रहे हैं सरकार से हम कोई ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। केंद्र सरकार द्वारा जो घोषित है मांग 1500 750 रुपए, वो हमारा लाभ दिया जाए। और जो विधानसभा के अंदर सीएम साहब ने घोषणा की है स्किल और महंगाई भत्ते की, वो हम मांग रहे हैं। ठीक है नरेश सैनी जी, नहीं मांग रहे। नरेश सैनी जी आपके सवाल का जवाब दिया, रंजिता जी ने कुछ और पूछना है आपको? मैम, जो 1200
स्कूलों के लिए मान्यता के लिए हैं 2009 से पहले के जितने भी स्कूल हैं सबको मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि वो पुराने एग्जिस्टिंग स्कूल चले आ रहे हैं। इसमें सरकार को हर साल एक्सटेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। उन सभी को राइट बनता है उनका, सरकार को उनको तुरंत ही बिना उनके पुराने नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए। इससे जो शिक्षा बच्चों को मिल रही है उससे जो हमारा ग्राफ है बच्चों का पढ़ने की शिक्षा का वो ऊपर जाएगा। और आप लोगों ने ऐसा कोई ज्ञापन दिया है या अभी बोल रहे हैं आप पैनल में? ज्ञापन दिया हुआ है, हमने सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार ने हमारी मांग को माना, 1 साल एक्सटेंड कर दी है इस मान्यताएं उन स्कूलों के सबकी। ठीक है सत्यनारायण नेहरा जी, सबसे बड़ा सवाल तो आपके लिए आया कि चूंकि आंदोलन खत्म हो गया और आप लोग वापस लौट गए हैं, लेकिन अभी भी आंदोलन के मूड में हैं और आप लोग नाजायज दबाव बना रहे हैं, या वाकई गेहूं की फसल पीली पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए जी, हमारी जो बहन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको या तो आंकड़ों का नहीं पता या धरातल का नहीं पता, क्योंकि अभी 21 तारीख को, पिछले 5-7 रोज की बात है, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने स्वयं मीडिया के अंदर कहा था कि हरियाणा के अंदर खाद की कमी है। एक तरफ तो इन्हीं की सरकार कह रही है कि खाद यूरिया की कमी है, और हमारी बहन जी कह रही हैं प्रवक्ता जी कि हरियाणा में खाद की कमी नहीं है, जबकि हरियाणा के अंदर ही नहीं देश के अंदर बिल्कुल गेहूं पीले पड़ चुके हैं, लोगों की, किसानों की फसल खराब हो चुकी है। मैंने खुद पूरे हरियाणा के अंदर भ्रमण किया है, घूमा है, किसानों की खेती देखी है। मैं खुद किसान हूं, खुद खेती करता हूं। मैं बहन जी से कहना चाहूंगा आप आके देखिए खेतों में, लेकिन मेरी बहन जी ऐसा नहीं है कि घर में बैठ के और आप खेती पे बयान दें, ऐसा नहीं है। आप ऐसे बयान ना दें, आप खेत में जाके देखें अब खेती कैसे होती है। आपको इसका तो ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल खेती का। मैं कहता हूं अगर ज्ञान होता तो आप ये बात नहीं कहते कि यूरिया की कमी नहीं है। मेरी बहन जी पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बहन जी मेरी पहले आप बात सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं। जब आप बोले मैं बीच में नहीं बोला, बिल्कुल आप ही के गठबंधन घटक दल उप मुख्यमंत्री जी ने, अनामिका जी, छोटी बहन जी, आप सुनाइए वो क्लिप। 21 तारीख को कहा था कि हरियाणा में खाद नहीं है। रंजीता जी को पता है, हाँ, और पूरे देश को पता है इस बारे में, हरियाणा प्रदेश को पता है। और आप कह रही हैं एक तरफ से कि यूरिया है। आप गुरुग्राम से हैं, आप खेती करते हैं? मैं खेती करता हूं, मैंने खुद। आपने कितना यूरिया डाल दिया अभी तक? एक दाना नहीं डाला। मेरी मिट्टी आप चेक करा सकते हो। आपकी फसल को नुकसान हो? मेरी फसल बिल्कुल पीली हुई है। और आपको एक बात बता दूं, मैंने पालेज भी लगा रखा है घिया, उसमें भी यूरिया की डिमांड है, उसमें भी नहीं डली, जबकि मेरी जो घिया वगैरह है वो भी खराब होने पे है। और एक तरफ कह रही है सरकार कि नहीं यूरिया बहुत है। अगर है तो मुझे दिलाइए ना। आपसे भी पूछ लेते हो ना। रुकिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर आप लोगों ने अपडेट नहीं किया क्या? छोटी बहन एक मिनट, आप मुझे सवेरे यूरिया मुहैया करा दीजिए, मैं कल ही मीडिया के अंदर घोषणा कर दूंगा कि यूरिया मिल गया। और अगर यूरिया नहीं मिलता है तो फिर आप फेल हैं, बिल्कुल सरकार फेल है इस विषय पे। अन्यथा किसान बिल्कुल आंदोलन करने की तैयारी में है, क्योंकि किसानों की फसल खराब हो चुकी है। कि नाजायज दबाव कह कि आप दे दीजिए यूरिया, हम चुप हो जाएंगे। आप यूरिया दे दीजिए, हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए झूठ और फजूल बोलना बंद करें, अपना एड्रेस दें, अपनी जमीन का पंजीकरण बताएं, कहाँ पे इन्होंने रजिस्टर कराया है, इनके नाम पर कहाँ जमीन रजिस्टर्ड है। बहन जी लिखिए। घर पे पहुँचा के आऊंगी। बहन जी लिखो। आपके चैनल के माध्यम से मैं वो बता रहे हैं। बहन जी लिखो, आप बहन जी लिखो तो सही, मैं आपको बता रहा हूँ। बहन जी मैं अपना एड्रेस बता रहा हूँ, लिखो आप। जिला गुरुग्राम, तहसील मानेसर, गांव भूडका, नियर बिलासपुर। जो है उसका कहाँ पर आपका खेत है वो पूरा डिटेल बताइए। गांव भूडका के अंदर। अरे बहन जी कमाल करते हो, किला नंबर बता दूं मैं आपको, 279, 276, जो 273। आप देखिए तो सही। अच्छा ये बताइए, कमाल करते हो आप, मेरा खेवड़ दे के खाद दोगे क्या? इस पूरे हरियाणा की जमीन का नहीं, खेवड़ दे के आप खाद दोगे क्या? मांग रहे हो बहन जी ऐसा नहीं है। क्या इसका मतलब है किसी आपकी जमीन चेक करूंगी भाई साहब। हाँ बिल्कुल चैलेंज। अगर आपको खाद ना पहुंची, बिल्कुल इस चीज के लिए मैं
जिम्मेवार हूं मैं, मेहरान अगर मेरे हुई, खास किस तरह की बातचीत यहाँ पर चल रही है। चलिए आप जाके चेक कर लीजिएगा। रुक जाइए नेहरा जी, आप शांत हो जाइए। नेहरा जी शांत हो जाइए। खेत देख के क्या खाद देंगे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का फिर क्या औचित्य रह जाता है। रंजिता जी एक सवाल। दूसरी बात, ये केवल एक नेहरा की बात नहीं है, हम अनेकों जगहों से दिखा चुके हैं। हम पहले भी यूरिया पर बैठ चुके हैं, डिप्टी सीएम का बयान आने से पहले भी और डिप्टी सीएम के बयान आने के बाद भी। वाकई बहुत ऐसी जगहें हैं जहां किसान यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं रंजिता जी, वहां पर भी आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसानों से बातचीत नहीं हो पा रही है। यहाँ पर आके हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि हमारे पास इस बार यूरिया का लिक्विड फॉर्म भी है, लेकिन वो किसानों को क्यों नहीं मिल रहा। कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। अगर ऐसा भी है तो ऐसा क्यों है, इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता संजीव जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं लौटती हूँ। संजीव जी। अनामिका जी, ये जो सत्तारूढ़ दल है, ज्वाइंट जो जेजेपी और बीजेपी का, या सेंटर में कहे तो इनकी कई घोषणाएं, अब जैसे पहले जाट आंदोलन हुआ, उसमें कहा कि मुकदमे वापस ले लेंगे। उसके बाद ये किसान आंदोलन हुआ, मुकदमे वापस ले लेंगे, और जो किसान शहीद हुए हैं उनको पैसे दे देंगे। उसके बाद धान और कपास की फसल खराब हुई, उसकी गिरदावरी हुई, 350 करोड़ के आसपास उनका बकाया है। अब फिर ये सब्जियां और फसल जो अब हो रही थी, जो ये बारिश अब हुई, अभूतपूर्व बारिश हुई, कुछ सालों में ऐसा नहीं था, इससे फसलों की विशेष गिरदावरी होनी है। फिर आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं ये 4 साल की घोषणाओं को मांग रहे हैं, जो इन्होंने जायज मान ली। विधानसभा एक तरह से प्रजातंत्र का मंदिर है, वह जायज मान ली। 4 साल थोड़ा वक्त नहीं होता। तो मैं यहां ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सारे लोग सुनते हैं आपके चैनल को, कि जो सरकार घोषणाएं करे या जो सरकार को वो समयबद्ध हिसाब से दे। 4-4 साल एक गरीब महिला जिसको पूरा पेंशन, पूरी वेतन भी नहीं मिलता, या जरूरतें आज कितनी बढ़ गई हैं, तो इतना टाइम मेरे ख्याल से, मैंने अभी ये पूरी डिटेल में बातें सुनी है इस डिस्कशन में, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा और नियत के हिसाब से उनके प्रशासनिक अधिकारी पूरा पेन नहीं लेते, जिसकी वजह से हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो हो, चाहे कर्मचारी हो, वो सड़कों पे है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत, अगर यहाँ बैठ के प्रवक्ता दिक्कत मानते हैं या प्रवक्ता आगे बढ़ के ये कहते हैं कि मैं ये पूरा कर दूंगा, अगर मुख्यमंत्री जी जो उनके नीचे हैं उनसे ही जवाब मांग लें कि भाई ये क्या हो रहा है, 4 साल में आपने इनकी डिमांड क्यों नहीं पूरी करी, तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमारी ये सारी मात्र शक्ति अपने घर आराम से चली जाएंगी। इनकी कोई डिमांड ऐसी नहीं सुनने के बाद, या मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी शायद नहीं लगेगी, जो नहीं मानी जा सकती, जिसके पीछे कोरोना का बहाना करा जा सकता हो। सरकार और भी चल रही है, और भी सारे काम हो रहे हैं, तो ये मात्र शक्ति को सड़कों पे क्यों परेशान चलिए आपके क्यों का जवाब ले लेते हैं रंजिता जी। ये बातें, ये तर्क संजीव भारद्वाज जी जायज नहीं लग रही। ही करके 4 साल बताना बड़ा आसान है, पहले तो 3 साल को अब 4 साल बता रहे हैं। दूसरी बात, आप ये बता दीजिए कि आपके दौरान 2 टेन्योर आपने हरियाणा सरकार में बिताए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपने कौन सी ऐसी चीज की जो हमारी सरकार ने आकर बंद कर दी। आप लोगों ने तो 2 साल क्या 10 साल तक इनको सड़कों पर बिठाए रखा। कुछ बोल रहे हैं संजीव जी, कुछ बोल रहे हैं संजीव जी। जनता पार्टी की सरकार एक लाइन ले लेते हैं उनकी, मैडम एक लाइन ले लेते हैं। संजीव जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से। बड़ी बातें करने में कोई टैक्स नहीं लगता। हमने कुछ नहीं किया तो सरकार, तो लोगों ने हमारे को डिसओन कर दिया, हमारे को सत्ता से हटा दिया। आप हमारी जो पब्लिक पे छोड़ दें, हमने क्या करा क्या नहीं करा। आप अपनी कमजोरियां क्यों बताते हैं कि 3.5 साल ही हो गए। चलो एक वक्त गिन लो। आप अपनी
अपनी कमजोरियों पे ध्यान दें आप। ठीक है शकुंतला जी, जल्दी से एक लाइन। कमजोरियों पे ध्यान सर मैं जवाब ले लूंगी, हो गया। एक लाइन के लिए आई थी मैंने, ऐसे नहीं, मैंने बस एक लाइन के लिए चुप कराया था। शकुंतला जी जल्दी से एक लाइन। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो हमने उनको वोट नहीं की, बीजेपी को तो हमने वोट देके सरकार को सत्ता में लेके आए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर जो है 70% महिलाएं भी तो है जो आंगनबाड़ी के अंदर काम करती है। 6,000 रुपए से 5,000 रुपए से और 10,000 रुपए से जो काम करती है। मैं सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैडम हम नया कुछ नहीं मांग रहे सरकार से, सिर्फ जो घोषित है वही मांग रहे हैं। गलत क्या है इसमें? रंजिता जी जवाब दे दीजिए सबको। बस नहीं बस नहीं मैंने बीच में रोका है उनको, उनकी बारी है, आप प्लीज समझिए। शकुंतला जी हमें वर्दी के दिए जाते हैं, 300 रुपए में कौन सी ड्रेस तैयार, 300 रुपए में कौन सी ड्रेस आती है, 200 रुपए किराए के देते हैं। हाँ ठीक है रंजिता जी। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि सरकार बिल्कुल सीरियस है आंगनवाड़ी वर्कर्स की रेगुलराइजेशन के लिए, उनका मानदेय बढ़ाने के लिए, और उसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए हमने जो ये घोषणाएं की है 2 लाख की इनकी इंश्योरेंस है, 50,000 हेल्पर्स और वर्कर्स के लिए जो अनाउंसमेंट की गई है, 5 लाख का इनको मेडिक्लेम जो पहले नहीं होता था, इनको हर चीज के लिए अपने पैसे खर्चने पड़ते थे, उनकी तरफ कदम बढ़ाते हुए इनको स्कूल भी सौंपने जा रही है। निश्चित तौर पे तो 300 से ये वर्दी के बता रहे हैं, जब ये रेगुलराइज होंगे तो वो न केवल 300 से वर्दी से वो पैसे बढ़ जाएंगे, बल्कि जितनी भी मांगे इनकी। ठीक है रंजिता जी, चलिए मैं आपको बिल्कुल मान लेती हूँ, आप जो जवाब दे रही हैं रंजिता जी, तो फिर क्या वजह है? रुक जाइए शकुंतला जी, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। 2 और मेहमान है वो भी शांत बैठे हैं। और रंजिता जी ऐसी क्या वजह है कि आज 52वां दिन भी बीत गया, प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, आगे भी प्रदर्शन चलेगा। आप लोग जाकर, आपके बीच से कोई भी सरकारी नुमाइंदा जाकर बात कर सकता है और ये आंगनवाड़ी वर्कर अपने घर चले जाएंगे। पहले भी घोषणाएं थी, घोषित मांगों पर ही वो चाहते हैं कि आप कुछ इनसे बोलें, इनकी मांगों पर जो आप यहाँ पर पैनल में बैठकर बोल रही हैं, ये इनके बीच में जाकर क्यों नहीं कहा जा सकता? 52 दिन तक और उससे भी ज्यादा समय तक ये आंदोलन, इनका प्रदर्शन क्यों चल रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे मैं इसके बारे में बात करूंगी कि इनके साथ बैठकर 1-to-1 वार्ता की जाए, और पहले भी बहुत दौरों में इनके साथ वार्तालाप हो चुका है, पर कहीं ना कहीं जो अड़िया रवैया रहा है अब तक कि हम तब तक घर पे नहीं जाएंगे जब तक हमें हमारा पुराना एरिया नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं मांग जो है नाजायज है, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन नहीं निकल पाया। तो मैं आंगनबाड़ी वर्कर्स की जैसी सिंह यहाँ पर प्रधान बैठी है, उनसे भी गुजारिश करूंगी। एरियर की मांग नाजायज कैसे रंजिता जी? एरियर नहीं मैडम, हम एरियर नहीं मांग रहे। आराम से एक एक करके प्लीज, एक एक करके बात कीजिए। हाँ क्या कह रही थी शकुंतला जी? हम ये कह रहे हैं हम सरकार से एरियर नहीं, हम ये कह रहे हैं 2018 में जो घोषित मांगे केवल उसको लागू किया जाए। घोषित मांगों को बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान होता है। हमारी साथियों को टर्मिनेट किया जा रही है। चलिए अभी रुक जाइए आप सभी। रंजिता जी एक सवाल मेरा आपसे है, आप लोग सबका साथ सबका विकास नारे के साथ आए, बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारे प्रयास भी आपकी तरफ से की गई जो दिखती हैं ग्राउंड जीरो पे, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने में कहीं कुछ चूक रह गई या क्या वजह रही मैम कि आज किसान नाराज है, प्राइवेट स्कूल नाराज है, अभिभावक नाराज हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स नाराज हैं, बिजली कर्मचारी अलग से नाराज हैं? तो इन लोगों को, ये आपके सबका साथ सबका विकास में ही आते होंगे, क्या आप इनको साथ लेकर चलने में असफल हो गए? देखिए जो बिजली कर्मचारियों की आपने बात की है उसके बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ कि वो प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते वो आज धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिजली डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कांग्रेस की सरकार के दौरान लगातार लॉस में जा रहा था। सत्यजीत कपूर जब इसके अंदर उन्होंने इस कार्यभार को संभाला, हमने लाइन लॉस जो 25% से 30% हुआ करता था, आज लाइन लॉस को घटाकर 15% से 20% तक कर दिया है। और आउटसोर्सिंग वाले जो 1100 के लगभग जो थे तो उन कर्मचारियों को वापस देने की मांग थी, वो भी हमने की। और जगमग योजना के तहत आज हर गांव के अंदर जिस तरीके से बिजली के बिल भर रहे हैं उस तरीके से 8 घंटे से ज्यादा बिजली हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सरकार अपनी तरफ से हर चरण में आगे बढ़ा रही है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो बिजली के कर्मचारी है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, चाहे वो किसान है, चाहे वो और भी कोई गेस्ट टीचर्स है या डॉक्टर्स है,
सबकी और सरकार का ध्यान है और निश्चित तौर पर जो उनकी जायज मांगे हैं सरकार एक एक करके उनको मान रही है। और जो आंगनबाड़ी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि एरिया के लिए इनके हक है। अगर ये चाहते हैं कि जो हमने घोषणा की थी उसको हम इसी महीने से लागू कर दें, क्या वो इस डिमांड पे चले जाएंगे? क्या वो जो पिछला 2018 से लेकर अब तक का टर्न्योर है उसका जो अमाउंट है वो नहीं मांग रहे? मैं ये कह रही हूँ, तो सीएम साहब ने 2018 के अंदर फील्ड और अनफील्ड कर्जा देने की जो बात कही, महंगाई भत्ता लागू करने की जो बात सरकार उसको लागू कर दे, और जो 1500 750 रुपए प्रधानमंत्री देने की घोषणा की, और जो ऑलरेडी बजट आ भी रहा है राज्य सरकार के पास नोटिफिकेशन जारी है, वो सरकार हमें दे दे, आज से ही लागू कर दे, आज से सरकार लागू कर दे उसको 2018। मुझे लगता है एक बार बैठकर बात कर लेनी चाहिए रंजीता जी, मुझे लगता है एक बार बैठकर बात करनी चाहिए। और एक और सवाल है, ऐसा नहीं है कि सत्यनारायण नेहरा को ही यूरिया की खाद नहीं मिली है। हम दिन भर खबरें दिखा रहे हैं मैम, हम इस पर 2 बार डिबेट भी कर चुके हैं और अनेक बार स्पेशल प्रोग्राम्स कर चुके हैं। आप अनेकों डिबेट काउंट कर सकती हैं, आप भी जुड़ी हैं, प्रोफेसर विदु रावल भी जुड़े हैं, विजेंद्र नेहरा जी भी जुड़े हैं, सभी ने जवाब दिया। और ये भी आपको पता है कि डिप्टी सीएम ने स्वीकार कर लिया था कि किल्लत है और पीछे से चूंकि खाद नहीं आ पाई इसलिए वो 2 बार मिलने भी गए, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की है और उन्होंने ये कहा था कि इस महीने के आखिर तक अवेलेबल करा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी किसान जो हैं वो लंबी कतारों में खड़े होते हैं, कुछ को मिल जाती है यूरिया, बहुतों को नहीं भी मिलती है और कईयों के खेत भी हमने दिखाया अपने रिपोर्ट्स के जरिए, वाकई जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ने लगी है। तो यहाँ पर हम ये कहने की बजाय कि नाजायज दबाव बना रहे हैं, क्यों ना अगर हमारे पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं तो हम दे दें। जब हमारे पास यूरिया है तो फिर इस तरह की सवाल ही क्यों उठ रहे हैं? मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अभी इस एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो अभी यूरिया की कमी नहीं है। मैंने सभी सत्यनारायण नेहरा जी से पूछा था कि आप मुझे अपनी जमीन का केवल नंबर बताइए, निश्चित तौर पे पंजीकरण चेक किया जाएगा मेरे ब्यौरा के अंदर, और आपने पंजीकरण कर रखा है और उसके बावजूद आपको खाद नहीं मिली तो मैं स्वयं चैनल पर आकर आपसे माफी मांगूंगी और आपकी इस कमी को पूरा करवाऊंगी। और आप नाजायज तौर पे सिर्फ भ्रमित करने के लिए अगर किसी बात की बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्शनेबल है। अगर हमारे चलिए ये तो सत्यनारायण नेहरा नहीं चलिए सत्यनारायण नेहरा को आपका जवाब हो गया, उनको मिल गया जवाब। नहीं रुक जाइए नेहरा जी, मैं और किसानों की भी बात कर रही हूँ जिन्हें हम अपने रिपोर्ट्स में भी लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते हुए, उनके बयान चलाते हुए सवाल पूछ रही हूँ, उनका क्या, उन केंद्रों तक कब तक पहुंच जाएगा यूरिया? निश्चित तौर पे पहुंचेगा। आप अपनी फसल का मेरा फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकृत कराइए, आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं महसूस होने दी जाएगी। जो यूरिया खाद की कमी पहले थी निश्चित तौर पे थी, हमने भी स्वीकार किया था, माना था, क्योंकि पीछे से स्टॉकिंग नहीं आ रही थी, उसके बावजूद हमने उसका दाम नहीं बनने दिया। हमने 1200 से इकट्ठे में ही इनको प्रोवाइड करवाई और आगे भी प्रोवाइड करवाएंगे, सरकार इसके लिए कटिबद्ध। मैं इस पर दोबारा जुड़ जाऊंगी, आप यहाँ पर भरोसा दे रही हैं, मैं जरूर आपके साथ कल दोबारा बैठना चाहूंगी रंजीता जी। चले 2 पॉइंट्स हो गया, आपने आंगनवाड़ी को कह दिया कि आप इनसे बात करेंगे। शकुंतला जी आश्वस्त हो जाइए, हरियाणा न्यूज के प्लेटफॉर्म पर रंजीता मेहता ने ये कहा है कि ये लोग आपसे बात करेंगे, जो चीजें आप लोगों के लिए की गई हैं उसे लेकर आपके साथ बातचीत की जाएगी और आपकी मांगों पर भी गौर फरमाएंगे। किसानों को भी जवाब दे दिया। एक चीज हम देख रहे हैं, किसानों को जवाब नहीं दिया उन्होंने दिया कि यूरिया हम अवेलेबल करा रहे हैं, उन्होंने दिया जवाब। करा रहे, कब तक करा रहे हैं? कल फिर बैठ जाएंगे ना इस पर, कब तक करा रहे इसका जवाब है आपके पास? नहीं, सवाल ये भी वाजिब है, रुक जाइए। सत्यनारायण जी आप अपना एड्रेस SMS कीजिए, नहीं, तमाम किसान का सवाल नहीं है, पूरे हरियाणा का है। यहाँ हम एक सत्यनारायण नेहरा के खाद के लिए नहीं बैठे हैं, सत्यनारायण नेहरा के खाद के लिए नहीं बैठे हैं मैम। सवाल वाजिब था, अगर अवेलेबल है तो कब तक पहुंच जाएगी ये बताने में क्या हर्ज है? अनुमान तो कम से कम आप बता सकती हैं। मैंने आपको यही तो बताया है कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे इसी का एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा? सत्यनारायण नेहरा जी हमारे आगे बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जिन्होंने अभी वादा और दावा किया कि मेरी जमीन पे पीली पड़ेगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं क्या हरियाणा कमाल कर, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि खेवट बताएं, आप पंजीकरण कराएं तब आपको खाद मिलेगा, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ऐसा अब क्या है जो पंजीकरण, क्योंकि न जमीन है न ऐसी कोई बात नहीं। सुनिए मेरी छोटी बहन, सुनिए मेरे पास जमीन है, आप लोग इसे पर्सनल ना बनाए। एक मिनट रुक जाइए, मेरे पास जमीन है, गुड़गांव जिले का बासिंदा हूँ मैं। सत्यनारायण नेहरा जी रुक जाइए, रंजीता जी उन्होंने अपने जमीन का आपको अलग अलग किलो और प्लीज रुक जाइए, प्लीज। केवल सत्यनारायण नेहरा को एक मिनट
रंजीता जी, मैम प्लीज रिक्वेस्ट है, केवल सत्यनारायण नेहरा की आवाज यहाँ पर हम नहीं उठा रहे हैं, वो बतौर किसान नेता यहाँ बैठे हुए हैं और इसे आप भी स्वीकार कीजिए कि बहुत ऐसे किसान हैं जिन्हें यूरिया नहीं मिल रहा है। हम दिखाते हुए, हम सच्चाई दिखाते हुए सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप मुझे ये भरोसा दे रहे हैं, हरियाणा न्यूज के जरिए किसानों को ये भरोसा दे रही है कि हम यूरिया पहुंचाएंगे, तो ये बताने में मुझे नहीं लगता है कि कोई हर्ज है आपको कि जब अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, तो बता दीजिए कब तक पहुंच जाएगा, 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में, ये बोलने में क्या परेशानी? अनामिका जी, किसी भी तरीके को चेक किए बगैर अब मैं चेक करूंगी ना कहाँ पर। चलिए, कम से कम चेक करने को राजी हुए, ठीक है। दो पॉइंट यहाँ पर हो गए हैं आंगनवाड़ी और किसानों के। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आ जाऊंगी। संजीव जी, मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए। शकुंतला जी, अभी आपकी बात खत्म हो गई है, बहुत कम वक्त बचा है, रुक जाइए। नरेश सैनी, निजी स्कूल संघ, निजी स्कूल संघ का इनकी एक बात थी जो उन्होंने शुरू की कि स्कूलों को खोलने दीजिए, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। एक बात 134A को लेकर अभिभावक संघ भी परेशान है। अब तो मैडम ऐसा होने लगा है कि प्राइवेट स्कूलों के बसों को, वैन को रोक कर टायर पंचर कर दे रहे हैं अभिभावक। परेशान इतने हो गए हैं कि एडमिशन नहीं मिला। एसडीएम अंकल एडमिशन दो, एसडीएम अंकल एडमिशन दो, इस तरह की चीजें हो रही हैं। बच्चे वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं एडमिशन के लिए, उनको भी जवाब दे दीजिए। देखिए, हम अभिभावकों के बिल्कुल साथ हैं। अगर किसी भी तरीके की अनियमितता किसी स्कूल द्वारा नाजायज की जाएगी और बच्चों को एडमिशन नहीं दी जाएगी, तो उनके खिलाफ न केवल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा बल्कि उनकी मान्यता भी रद्द की जाएगी। ये हम सभी अभिभावकों को आश्वासन देना चाहते हैं। नरेश सैनी कुछ बोल रहे हैं। मैम, ऐसा नहीं है, मेरे नॉलेज में जितना भी है सभी स्कूलों ने एडमिशन दे दिए हैं, जितने भी 34A के आए थे। तो अभिभावक जो सड़कों पर है वो कौन है? किसकी मांग कर रहे हैं? कितनी सड़कों पर है? बहन जी, ऐसा नहीं है, सबको दे दिया। जिसने पेरेंट्स ने अपनी सहमति दी थी वही रह गई हैं। 90% एडमिशन हो चुके हैं 134A के। जो अभिभावक अपनी सहमति से घर लौट जाएंगे वो सड़क पर थोड़ी ना, वो अपने घर लौटेंगे। पहले स्कूल तो खोलिए। अभी एक क्लर्क बैठा हुआ है, स्कूल बंद है, स्कूल की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा खराब हो रही है। फिर आप कैसे कह रहे हैं अगर स्कूल बंद है तो एडमिशन कैसे दे दी? एडमिशन जितने भी हमने प्रोविजनल एडमिशन सबके हो चुके हैं। आप स्कूल खोलिए, बच्चा स्कूल आएगा। सर, हमारे शिक्षा मंत्री ने कई बार तारीखें आगे बढ़ाई है 134A के तहत एडमिशन ना मिलने को लेकर। उन्होंने बार बार तारीखें आगे बढ़ाई है, बार बार प्राइवेट स्कूल्स को हिदायत दी गई है। अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो मेरिट रखते हैं, उसके बावजूद उनको एडमिशन नहीं मिली है। नहीं मिली है तो मैंने खुद शिक्षा मंत्री से इसे लेकर बात की है। स्कूल खुलेगा तो जाएंगे, उनको एडमिशन मिलेगा। ये आप लोगों की शर्त है कि अब बचे हुए जो है उनको हम तब एडमिशन देंगे जब आप स्कूल खोलेंगे। नहीं है मैम, स्कूल अभी बंद है। स्कूल में बच्चे आएंगे, शिक्षा, जो बच्चों की शिक्षा खराब हो रही है। और एडमिशन आपने 134A के तहत जैसे दी है वैसे इन बच्चों को क्यों नहीं मिल सकती है? भेदभाव क्यों है सर? सवाल किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सभी बच्चों को। फिर आप ये क्या बात, रंजीता जी आप समझ पा रही हैं? और क्या एक्शन होगा वो बता दीजिए। देखिए, आपके सामने ही है हाँ। कि कहीं ना कहीं जो मनमानियां हैं उसके चलते नाजायज चीजें जो हैं वो सरकार के सामने रखी जाती हैं। एक तरफ कंडीशन लगाई जा रही है कि स्कूल खोले जाएं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमें सबको एडमिशन दे दीजिए। ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा ना, आपके हाथ में है सब, जमा आपके हाथ में है। सिस्टमेटिक कैसे होगा? अगर बच्चों की फीस जमा कर लेंगे अपने स्कूल के अंदर तो अभिभावक भी निश्चिंत हो जाएंगे कि चाहे आज खुले, चाहे 10 दिन के बाद, चाहे 15 दिन के बाद हमारा बच्चा एडमिट हो चुका है, तो उनको उसकी पढ़ाई की, उसके भविष्य की चिंता नहीं होगी। हाँ, जब तक ये फीस जमा नहीं करेंगे। आप लोग एक्शन लेना क्यों नहीं शुरू कर रहे? आप एक्शन लीजिए। फिर कब तक अभिभावक सड़क पर रहेंगे? आप एक्शन लीजिए। बिल्कुल एक्शन लेंगे नामिका जी, मैंने आपको बताया। चलिए 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड में लौट रही हूँ, रुक जाए प्लीज सर, मुझे वाइंड अप की कमांड आ गई। नरेश जी माफी चाहूंगी, बड़ी माफी चाहूंगी सर, दोबारा बैठ जाऊंगी। संजीव जी प्रतिक्रिया। आंदोलन चल रहे हैं और अभी तो सरकार पर जो कर, अभी मैं आपने 2-4 मिनट दिए। आज मैंने डिबेट को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और मैं चुप रहा, लेकिन आप खुद स्वयं महसूस करेंगी इस डिबेट के खत्म होने के बाद कि भाई क्या हालत हर वर्ग की हो रही है, सड़कों पे है। सरकार की वो हालत है कि हिसाब जो का तू कुनबा डूबा क्यों। मेरे समझ में नहीं आता ये सड़कों पे क्यों है, जब सरकार सारी चीज पूरी कर रही है। जो हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, कर्मचारी और जो पेंशनर है। संजीव जी एक सवाल मेरा आपसे, अभी तो पेंशनर्स भी बतौर विपक्ष आप लोग कहाँ खड़े हैं? मैं सवाल पूछ रही हूँ, रंजीता जी जवाब दे रही है। बतौर विपक्ष आप लोग कहाँ खड़े हैं? ऐसा है, क्यों नहीं मनवा
आप आइए, ऐसा है अनामिका जी बात सुनिए। जब हम पहले किसानों के साथ थे, जब किसान सड़कों पे थे, आंगनवाड़ियों की अगर बात है, कोई भी वर्ग अगर सरकार से कोई परेशान होगा और उसकी जायज डिमांड्स होंगी तो विपक्ष, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हम 100% उनके साथ हैं और उनकी जायज डिमांड्स के साथ हैं। हमारी अध्यक्षा जी कुमारी शैलजा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जितने भी हमारे शीर्ष नेता हरियाणा प्रदेश के हैं, सभी के सभी। वक्त नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, कमांड वाइंड अप की, मैं दोबारा बैठ जाऊंगी, मैं एक बार फिर आऊंगी और नहीं आप सुन ले फिर मैं आ जाऊंगी सर। अब वक्त नहीं है संजीव जी, मैं दोबारा जुड़ जाऊंगी, पक्का जुड़ जाऊंगी। आपका जो स्टैंड है क्या रहेगा आगे, इस पर मैं दोबारा एक बार जरूर बैठूंगी। फिलहाल यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।